इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं अलग अलग बॉडी के लिए। ठीक है, अब हम टॉपिक लेने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी फॉर्मूले लिखा के दिए हैं कॉम्पिटिटिव वालों को तो उतने तो याद रखने ही है। टेक्स्ट बुक के पीछे या नोट्स के पीछे अगर आप देखेंगे तो जितने फॉर्मूले दिए हैं वो तो बोर्ड वालों को भी लर्न करने हैं। कॉम्पिटिटिव वालों को जब पढ़ाएंगे चैप्टर तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा के दूंगा और अभी जितने फॉर्मूले हैं वो लर्न करके रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। ध्यान लीनियर मोशन के लिए फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। सेकेंड फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यही सेम फॉर्मूले रोटेशनल मोशन के लिए अगर लिखूं तो हम लोग डिराइव कर चुके हैं। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और सेकेंड टॉर्क का इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तीसरा भी बताया था, बता दे तीसरा भी लेंगे, पर मैं ये आप लोगों को बता चुका हूं जब हमने लिया था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बोला था चाहे ये पेयर लिखो चाहे ये पेयर लिखो, तब ये हमारा डिराइव हो चुका था। पर नोट्स में हमने ये भी पेयर लिखा है, अब हमारा ये भी डिराइव हो चुका है। ठीक है, m की जगह देखो क्या आ गया i, v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यहां फोर्स की जगह टॉर्क, तो किसी भी बॉडी को आप रोटेट करेंगे तो फोर्स की जगह आप लगाएंगे टॉर्क, कपल ऑफ टू फोर्सेस। m की जगह देखो i आ गया और a की जगह अल्फा आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारे को थर्ड डिराइव करना है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा मास इनटू वेलोसिटी। इन द सेम वे रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा L इज इक्वल्स टू P की जगह L से सिंबल से डिनोट करेंगे, M की जगह आएगा I और V की जगह डेफिनेटली आएगा ओमेगा। तो ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे लिख लेते हैं उसको कैसे डिनोट करेंगे M से। जब हमने ये डिराइव किया था तो याद होगा आप लोगों को हमने लीनियर मोशन के इक्वेशन से शुरुआत किया था और हम यहां तक पहुंचे थे। जब हमने टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किया था तो हमने इस इक्वेशन से शुरुआत की थी सिंगल पार्टिकल के लिए और हम यहां पहुंचे थे। अब हम लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे और यहां पे पहुंचने वाले हैं। देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम दो डिराइव कर चुके हैं, ये इसका डेरिवेशन बाकी था। तो लॉ ऑफ देखो फिर से ध्यान रखना, जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस, तब ये तीनों इक्वेशन बताए थे, तब हमारा यही एक डिराइव हुआ था। पर मैंने बोला था इन पेयर को भी लिख सकते या इस पेयर को भी लिख सकते, और हमने लिखा था कि मास इन लीनियर मोशन इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। तो अब हमारे ये दो डिराइव हो चुके, अब हमारा ये बचा। तो जैसे यहाँ पे स्टेप थे यहाँ पे स्टेप थे, वैसे ही हम यहाँ पे स्टेप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो ये देख लो, जब हमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का निकालना था तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी, हम यहाँ तक गए थे। देख लेना लगे तो एक बार वापस से नोट्स में देख लो या वीडियो देखना है तो वीडियो देख लो। टॉर्क का जब इक्वेशन डिराइव करना था तो हमने सिंगल पार्टिकल के लिए यहाँ से शुरुआत की थी। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन लेना है तो हम लीनियर मोमेंटम से शुरुआत करेंगे। ये आप लोगों का हुआ है लीनियर मोमेंटम is defined as product of mass and velocity. उसी तरह angular momentum is defined as product of moment of inertia and angular velocity. ये है mass and linear velocity, ये है moment of inertia and angular velocity का product। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो याद रखो ये दोनों एक दूसरे को एनालॉगस है, यानी लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन में, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में। यूनिट देखना एंगुलर मोमेंटम का, इसका तो यूनिट लिख ही सकते हैं आप लोग, ऊपर लिख लेते हैं m इंटू वी। तो मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केजी मीटर स्क्वायर और इसका लिखते हैं हम लोग रेडियन पर सेकेंड, पर रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायमेंशन में नहीं है।
तो ये इसका यूनिट हो गया, इसका यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन जनरली लिखते नहीं, पर सेकंड लिखा है, ठीक है। डायमेंशंस इसके बता देता है लीनियर मोमेंटम के, m1 l1 t माइनस 1, इसके डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के m1 l2 t माइनस 1, m1 l2 ये t माइनस 1, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों एनालॉगस है, पर ये है कौन से मोशन में, लीनियर मोशन में, और ये है रोटेशनल मोशन में। और इसमें देखो मास की जगह क्या रिप्लेस हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हमको ये डिराइव करना है और हम यहां से शुरुआत करने वाले हैं। उसके पहले एक और पॉइंट बताऊंगा, पहले इतना नोट डाउन करो। यूनिट और डायमेंशन नोट्स में नहीं है क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, पर यूनिट और डायमेंशन तो काम तो पड़ेगी न्यूमेरिकल में, तो अभी बता दिया, ये लिख लेना वहां पे नोट्स में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये डायमेंशन लिखना, और याद रखना angular momentum in rotational motion is analogous to linear momentum in linear motion, और I की जगह m और ओमेगा की जगह v, तो ये linear के ऊपर लिख दिया, angular के नीचे लिख दिया, देख लो linear momentum, angular momentum। और बताओ तो कम करो पहले, तो ये इक्वेशन पहले भी कंपैरिजन में बताए थे, लीनियर मोशन के लिए ऐसे इक्वेशन है, रोटेशनल मोशन के लिए ऐसे रहेंगे। इन दोनों पर से हम लोग ये दोनों तो डिराइव कर चुके हैं, अब हम थर्ड डिराइव करने वाले हैं यहां से, ठीक है। देखते नोट डाउन कर लो इतना, फिर आगे चलते। यूनिट और डायमेंशन नोट्स में नहीं है, यूनिट और डायमेंशन लिख लेना, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लिया, आगे तो ये याद रखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, यहाँ से शुरुआत करके ही हम यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, L = I ओमेगा तक। यूनिट लिख लेना, यूनिट अपने काम ही आएगा, न्यूमेरिकल्स के टाइम बताना ही था वैसे भी, तो अभी लिख लो। और ये डायमेंशन नोट्स में नहीं है तो आप लोगों ने मेंशन कर लेना। देखो एक और चीज बता रहा हूँ, फिर हम एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो याद रखना लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन में, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में, दोनों एनालॉगस है। और मास की जगह रिप्लेस हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह रिप्लेस हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये समझो रोटेटिंग बॉडी का लास्ट है, उसके बाद आएगा रोलिंग बॉडी, जो बॉडी रोल होगी। रोलिंग बॉडी और रोटेटिंग बॉडी में क्या फर्क है देखेंगे। अब ध्यान दो, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था हमारा, बताया मैंने आप लोगों को, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम। ये फॉर्मूला मैंने बताया है, तीनों लॉज बताए थे यही चैप्टर में, उसमें ये भी फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को। लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम। तो देखो F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम t, m बाहर v माइनस u अपॉन t, उसी पर से वो फॉर्मूला बनता मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये फाइनल मोमेंटम m इनटू v, चेंज इन मोमेंटम है ना, तो ये फाइनल मोमेंटम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम t। तो ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, दोनों को माइनस करो, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मैंने गोल्फ का एग्जांपल बताया था, गोल्फ बॉल रखा है नीचे, फर्स्ट शॉट में बहुत दूर मारना है उसको, तो क्लब जोर से घुमा के उसको मारते, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, यानी उतनी ज्यादा क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। अब हम फ्लैग जो लगा हुआ रहता है उसके क्लोज आ गए, अब यहां से नजदीक से बॉल मारना है, तो फिर उतने जोर से नहीं मारेंगे, फिर हम धीरे से टच करेंगे खाली गोल्फ बॉल को, तो फोर्स कम, चेंज इन वेलोसिटी भी कम।
तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंप्रेस फोर्स या अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होगा मतलब क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मिटा रहा वापस से ध्यान दो। ये इस पर से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशन बनता है सेकंड लॉ से, ठीक है। अब देखो आगे, तो उसी तरह हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना। फोर्स की जगह लिखेंगे टॉर्क, ठीक है। रिप्लेसमेंट लिखना, जैसे हम यहाँ फोर्स की जगह टॉर्क रिप्लेस कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी फोर्स की जगह टॉर्क रिप्लेस करेंगे। ddt वैसे रखेंगे और p की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। क्या काम आएगा वो बता था, पहले लिखता देखो। जैसे F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से वैसे हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू dl अपॉन dt। सेम है कि जितना ज्यादा आप टॉर्क लगाएंगे उतनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। यानी जितना ज्यादा टॉर्क लगाऊंगा, ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी उस बॉडी की। जैसा हम लीनियर इसके लिए बोल रहे थे वैसा हम एंगुलर इसके लिए भी बोल सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ देखना भी, अभी हमने सिर्फ एंगुलर मोमेंटम क्या है वो देखना है, मतलब उसका इक्वेशन डिराइव करना बाकी है अभी, पर एक बार देख लेंगे। ये पॉइंट याद रखना। तो ये देखो, ये मिटा रहे हैं, दोनों पॉइंट याद रखो। अच्छा ये मिटा के लिख देते। तो अब देखो ये हो चुका है हमारा डिराइव, ये हो चुका है हमारा डिराइव। अब हम ये करने वाले हैं, तो लीनियर मोमेंटम से शुरुआत करके एंगुलर मोमेंटम पे जाएंगे हम, ठीक है। ये लिखा है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है वो देखो पहले। जो बता रहा ध्यान रखना, अभी डेरिवेशन में काम आएगा। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को समझो हम लोग r से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो टॉर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो dl अपॉन dt इज इक्वल टू, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? dp अपॉन dt, और ये r वैसे ही, तो dt और dt कैंसिल। हाँ, तो ये बचेगा dl इज इक्वल टू p dp इंटू r। तो d हटा लेते यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जैसे टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ये फॉर्मूला हम यूज करें। ये फॉर्मूले पर से लाया है, देखो ये पहले बताया, मैंने पहले बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का वीडियो नंबर 9, उसमें मैंने टॉर्क के बारे में ये फॉर्मूला कहां से आया वगैरह सब समझाया, तो वो एक बार देख लेना। तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क की जगह ये लिखा, फोर्स की जगह ये लिखा, ये रहे वो दो इक्वेशन। dt dt कैंसिल, dl और dp चाहिए था तो l और p लिख दिया दोनों तरफ, चेंज इन मोमेंटम कैंसिल कर दिया दोनों तरफ। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू हो गया लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, वेक्टर फॉर्म में यहां लिख देगा टॉर्क इज इक्वल्स टू रहता r क्रॉस f, देख लेना, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ये, तो ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में रहेगा r क्रॉस p। तो ये उल्टा नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट है, देख लो। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क और फोर्स भी, तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे एंगुलर मोमेंटम के इक्वेशन के डेरिवेशन। तो देखो फिर से ध्यान रखो, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो ये कैसे आया याद रखो, हम ये डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, देख लो इतना पहले। अब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, इतना नोट डाउन कर लो पहले, सब स्टेप्स बता दिए क्या क्या करने वाले हैं, देख लो ये और ये सेम है, तो यहां से शुरू करके हम यहां तक कैसे पहुंचे, ये फॉर्मूला याद रखना, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे एंगुलर मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये याद रखो ये वेक्टर फॉर्म, ये भी वेक्टर फॉर्म, और P क्रॉस R मत करना क्योंकि हमको पता है वेक्टर में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ध्यान रखना, अगर इन दोनों को इक्वल लिखना है तो माइनस साइन डालनी पड़ती, पर इक्वल नहीं है, ध्यान रखो, तो ये उल्टा नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसे रहना चाहिए, देख लो। अब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो नोट डाउन करो इसको क्या है, तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म याद रखो, R क्रॉस F, वैसे एंगुलर मोमेंटम का R क्रॉस P, लिखते समय ऐसे लिख सकते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क जैसे था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो आंसर कैसे लाए, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये देख लो कैसे आया। अब हम शुरू करेंगे आगे, ये सब रफ में कहीं तो भी नोट करके रखो। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे डिराइव द इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। बेटा नोट्स में थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे डायग्राम नहीं है यहाँ पे, तो डायग्राम सेम टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, पर डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, जो मैं बना रहा हूँ वो ड्रॉ कर लो, या फिर आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने काइनेटिक एनर्जी वाले में ड्रॉ की थी, वो सेम डायग्राम, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जब हमने डिराइव किया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वही सेम डायग्राम यहाँ पे आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है एंगुलर मोमेंटम के डेरिवेशन में, ठीक है। तो देखो वर्ड्स में पहले क्या लिखना है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, और ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अराउंड वो बॉडी रोटेट हो, कंसीडर अ बॉडी रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, ये फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास है m1 और वेलोसिटी है v1 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये सेकंड पार्टिकल मास m2, लीनियर वेलोसिटी v2, ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, और अब ये एक और पार्टिकल ले लेते हैं mn, तो ये है वेलोसिटी vn और डिस्टेंस है rn एंड सो ऑन, n पार्टिकल्स है, हमने कुछ 2-3 पार्टिकल बताना है, बाकी छोड़ देते हैं। तो सभी पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन। सो एक बार देख लो डायग्राम याद रखना, ड्रॉ करनी है जो हमने काइनेटिक एनर्जी में ड्रॉ की है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जब डिराइव किया था वही सेम डायग्राम इसमें ड्रॉ कर लेना है, यही डायग्राम आएगी वहां पे, ठीक है। तो फिर से देखो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, लेट द बॉडी इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग मास m1 m2 एंड सो ऑन mn at a distance r1 r2 and so on rn from the axis of rotation। तो उसमें से एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसका लीनियर मोमेंटम आएगा p1 इज इक्वल्स टू मास है m1, वेलोसिटी है v1। अब ध्यान देना, सो m1 v की जगह लिख रहे हैं सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला r ओमेगा, तो r1 लिखेंगे पर ओमेगा 1 नहीं लिखेंगे। फिर से बता रहा, व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, सबका सेम, तो इसीलिए यहाँ ओमेगा 1 या ओमेगा 2 ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम, हमको चाहिए एंगुलर मोमेंटम। अभी मैंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अभी बताया, ये P1 वैल्यू m1 r1 omega into r1. So angular momentum of the first particle can be written as m1, ये हो जाएगा r1 स्क्वायर और ये ओमेगा। फिर से देखो शुरुआत में क्या लिखना है, तीनों डेरिवेशन हमने एक ही स्टाइल में लिखे हैं। सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला हमने यूज किया है, एक जगह a = r अल्फा और दो जगह b = r ओमेगा। फिर से बोल रहा है ये डेरिवेशन में डायग्राम छूट चुकी है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, पर अपने को ड्रॉ करना है। ये डायग्राम या तो तुम लोग जो मैंने बनाई है वो ड्रॉ कर लो, या आप लोगों ने देखना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो डायग्राम है वो सेम डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O. Let the body is made up of n particles having mass m1, m2 up to mn at a distance r1, r2 up to rn from the axis of rotation. सारे डिस्टेंस कहाँ गिनना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिस्पेक्टिवली। उसमें से एक पार्टिकल कंसीडर किया हमने, उसका हमने लीनियर मोमेंटम लिखा है मास इनटू वेलोसिटी। v की जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे r ओमेगा, ठीक है। तो m1 r1 ओमेगा ये फॉर्मूला बन गया। पर हमको चाहिए एंगुलर मोमेंटम। अभी मैंने समझाया ये फॉर्मूला कहां से आया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लीनियर मोमेंटम और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे ही हम लिखेंगे सेकंड पार्टिकल के लिए। सिमिलरली फॉर द सेकंड पार्टिकल L2 विल बी क्या आएगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन डैश 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 देना। और फिर लास्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे Ln mn rn स्क्वायर ओमेगा। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी, एक पार्टिकल का निकला, ये दूसरे पार्टिकल का निकला, ये एंड सो ऑन लास्ट पार्टिकल तक का निकल गया। तो हम इस सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। सब में से कॉमन क्या निकलेगा वो ध्यान दो। देखो फर्स्ट वाले पार्टिकल में ये तो अलग अलग है और ओमेगा सेम, ये भी अलग अलग है, ओमेगा सेम है, ये अलग अलग है, ओमेगा सेम है, ठीक है। एक मिनट, ये ओमेगा बराबर, सो L इज इक्वल्स टू फर्स्ट पार्टिकल के लिए बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल में बचेगा m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट पार्टिकल के लिए बचेगा mn rn स्क्वायर। और कॉमन हम लोगों ने निकाल लिया है सब में से ओमेगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो लिखने से पहले हम लोग ये लिखेंगे समेशन ऑफ I is equals to 1 to n mi ri स्क्वायर। तो इसको हमने शॉर्ट में लिख लिया और साथ में ओमेगा। तो ये है I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो L is equals to I ओमेगा। तो ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। देखो शुरुआत कहां से की है, लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले से शुरुआत किया है, P is equals to mv से, और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले तक पहुंच गए, L is equals to I ओमेगा। P की जगह L आ गया, M की जगह देखो बराबर I आ गया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो तीनों डेरिवेशन में हमने लीनियर मोशन से शुरुआत किया था और एंगुलर यानी रोटेशनल मोशन तक पहुंचे हैं। सो दिस इज द इक्वेशन। यूनिट डायमेंशन लगे तो आप वापस देख लो, यहाँ डाल देता, इसके सामने ही डाल दो अपने यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का kg मीटर स्क्वायर। ओमेगा का हम लोग लिखते हैं रेडियन पर सेकंड, पर रेडियन लिखते नहीं क्योंकि डायमेंशन नहीं है, इसीलिए पर सेकंड लिख दिया करें। रेडियन लिखेंगे तो भी चलेगा, रेडियन पर सेकंड, यानी ऐसे भी लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर, इसका और इसका रेडियन पर सेकंड तो भी चलता, पर जनरली रेडियन लिखते नहीं, इसलिए हम नहीं लिखते वहां पे, ये यूनिट याद रखो। और डायमेंशंस यहीं से देख लो, m1 L2 और ये अपॉन में है तो t माइनस 1, ये हो गए डायमेंशंस। तो यहाँ जो इक्वेशन डिराइव हुआ ना, डायग्राम बनाएंगे तुम लोग, ठीक है। जो
ये बना लो, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन डिराइव किया था वहां जो डायग्राम बना है वही सेम डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, या फिर ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है, दोनों में से कोई एक करो। और ये जब डिराइव हुआ तो वहां पे यूनिट और डायमेंशन डाल दो उसके, देख लो ये, फिर आगे चलते हैं। तो ये 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, डिराइव द इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, देख लो, नोट डाउन कर लो। बेटा फिर से बोला कि डायग्राम नहीं है वहाँ पे, गलती से छूट चुकी है वो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो ऊपर ये डायग्राम ड्रॉ करना है, या फिर आप वो डायग्राम ड्रॉ कर लेना जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में दिया है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसमें जो डायग्राम है वही सेम डायग्राम, और ये स्टेप समझ में आ गया, देख लो। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ और बता रहा हूँ, फिर एंगुलर मोमेंटम का लॉ लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके पहले मैं बता दूं थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो देखते पहले। तो लीनियर मोमेंटम का समझा, वो देख लो। ये सब हुआ है आप लोगों का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हुआ है, एक नहीं में पढ़ा होगा, मैं समझ ही रहा, देखते पूरा डिटेल में लिखो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करो। कॉम्पिटिटिव में भी 2 चैप्टर हो गए ना, एक तो रोटेशनल मोशन है और एक मोशन इन 2 डायमेंशन, उसका पार्ट सर्कुलर मोशन भी हो चुका है हमारे लिए, तो लिखाना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन तो ज्यादा नहीं लिखाना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन ठीक है, थोड़ा बहुत लिखाएंगे अपन, और ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक्स्ट्रा में फॉर्मूले बताया आपको। अब देखो, पहले समझा रहा मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर हमारा लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है P = mv, उसका कंजर्वेशन समझ लो। ये है समझो गन, ठीक है, इसमें से हमने बुलेट फायर किया, ये हमारी बुलेट। कितने लोगों ने आप लोगों में से एनसीसी में किया है? एनसीसी अगर आप लोगों ने किया होगा तो अगर वहां तक गए होंगे, गन सिखाते हैं, तो गन फायर करते समय उनके पास वो बड़ी गन रहती या छर्रे वाली रही तो भी करना पड़ता, ध्यान देना। कभी कभी तो क्या करते हैं, वो सैट रखे हुए रहते, सैंड से भरे हुए, उस पर रखने को बोलते, या फिर पहले सबसे पहले खड़े रहने का तरीका सिखाते हैं। तो एक पैर आगे, ठीक है, थोड़ा सामने झुको, और जो बंदूक का हैंडल है, बड़ी बंदूक है ना, तो उसका जो हैंडल है उसको क्या बोलते देखना अब आप लोग, वो यहां फिक्स करो, फिर हम लोग निशाना लेके फायर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने किया होगा फायर तो आप लोगों को पता होगा, या जिन्होंने नहीं किया वो समझना, बुलेट सामने जाएंगी, गन थोड़ा सा पीछे झटका मारती, रिकॉइल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बुलेट सामने जा रहे हैं, इसका मास है m1, वेलोसिटी है v1, तो लीनियर मोमेंटम हो गया m1 v1। गन थोड़ा सा पीछे जाएगी, झटका मारेगी, इसका मास है m2 और वेलोसिटी है v2। ये समझना, बुलेट सामने गई, गन पीछे झटका मारेगी, तो इसको बोलते मास ऑफ गन, सॉरी मास ऑफ बुलेट और इनटू ये है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। ये है, अच्छा ये हम बाद में लिखेंगे, पहले एग्जांपल ही समझा देता, फिर उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो हो क्या रहा देखना सामने, फिर से देखो, जब गन फायर करना सिखाते तो हम लोग बचपन में जैसे प्लास्टिक वाली गन से ऐसे मुंह पे सामने रख के निशाना लेके फिर मार लेते थे, वैसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बंदूक इतने जोर से पीछे झटका मारेगी कि अगर ऐसा निशाना लेके लगाएंगे तो मुंह फूट जाएगा, दुश्मन मरे नहीं मरे अपन गए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब हैंडल नहीं है अपने पास, देखा होगा आपने, वो ऐसी बड़ी गन रहती है, ये उसका क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक या हैंडल या जो भी बोलते हो, देखना ऐसी टाइप की गन रहती है उनके पास, और ये वहां पे ट्रिगर, और ये जो पोर्शन है आप लोगों का गन का, वो यहाँ पे फिट करने लगाते हैं। पहले खड़े रहना सिखाते हैं, तो थोड़ा सामने झुक के खड़े रहना है, वो जो हैंडल है ये वाला वुडन, वो यहाँ पे प्रॉपर खंधे पे लगना चाहिए, और थोड़ा सामने झुक के, ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े और ऐसे चला रहे, हाँ
ऐसे थोड़ा सामने झुक के पैर स्प्रेड कर लो, थोड़ा सामने झुक के फिर चलाओ, या फिर सैक पे रखने को बोलते हैं। बुलेट सामने जाएंगी और गन पीछे झटका मारेंगी। अगर प्रॉपरली कंधे पे वो लगाया नहीं है, शोल्डर पे हमने वो गन का स्टॉक या जो भी बोलते होंगे उसका हैंडल, तो वो इतने जोर से रिकॉइल करता कि शोल्डर भी डिसलोकेट हो सकता। तो बुलेट सामने जाएंगी और गन पीछे। तो यहाँ पे भी अगर मैं बुलेट बनाऊं तो ये बुलेट सामने गई और गन पीछे। ध्यान रखना। अब ध्यान रखो, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, जो कुछ हुआ वही हुआ, तो ठीक है। हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे 0। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। कंजर्व है मतलब जो मोमेंटम बुलेट का है वही मोमेंटम गन का रहेगा, सिर्फ फर्क इतना है। ध्यान रखो मोमेंटम से, यानी जो लिखने वाले थे इक्वेशन को लिखेंगे अभी, पर पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना। तो बुलेट का मास है m1, वेलोसिटी है v1, और गन का मास है m2 और वेलोसिटी है v2। ये दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ फर्क इतना है हम लोग यहाँ माइनस साइन डालेंगे। क्यों माइनस साइन डालेंगे? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ध्यान दो, इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, प्रोडक्ट ये आएंगे। अब गन का मास ज्यादा है इसीलिए इसकी वेलोसिटी कम रहेगी। तो बुलेट का मास कम है इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, गन का मास ज्यादा है इसलिए उसकी वेलोसिटी कम है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में किले की दीवार पे तोप रखते थे। ऐसे ये दीवार है, समझो छोटी सी दीवार रहती, और यहाँ ये तोप रखे उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जगह है, थोड़ी हाइट पे है दीवार, तो ये नीचे जगह है। तो वो लोग क्या करते थे, ये तोप को है ना यहाँ पे चेन से बांध के रखेंगे, इसको पैर को इसके चेन से बांध के रखते हैं, क्योंकि जब इसमें से शेल जो है यानी गोला जो है वो फायर होगा तो ये झटका मारेगा पीछे। अगर ये चेन से बांधा हुआ नहीं है या फिर यहाँ पे कोई रोकने के लिए सपोर्ट नहीं लगाया है तो ये तोप नीचे गिर जाएंगी। सेम बंदूक जैसे, गोला सामने जाएगा तो थोड़ा सा पीछे झटका मारेंगे। बंदूक का जो गोला है, सॉरी तोप का जो गोला है वो सामने जाएगा और ये जो तोप है वो थोड़ा सा पीछे आएंगे। और अगर ये स्टॉपर या चेन से बांधा हुआ नहीं है तो ये नीचे आके इधर गिर जाएंगे, फिर उठा के लाओ ऊपर, ठीक है। तो देखो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। और एग्जांपल बताऊंगा, इस इक्वेशन को लिखते हैं अभी हम लोग। तो या तुम लोग लिखना, इसको बोलते हैं मास ऑफ बुलेट, इसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। कौन सी? MUZZEL। मास ऑफ बुलेट इनटू मजल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तो ये दीवार हटाते तो हटाते। तो याद रखना, वो लोग भी अगर कोई मूवीज देखे होंगे आप लोगों ने, तो यहाँ स्टॉपर लगाना जरूरी है और यहाँ पे चेन बांधना जरूरी है। दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही गोला फायर होगा सामने तो पीछे झटका मारेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व। इसका मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, इसका मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी, पर रिकॉइल होने वाला है। पूरा फॉर्मूला सुनना, बुलेट के लिए लिख रहे हैं तो इस फॉर्मूले को लिखा है, मास ऑफ बुलेट इनटू मजल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, दिस इज मास ऑफ गन m2 इनटू रिकॉइल। उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? रिकॉइल वेलोसिटी। और यहां है माइनस। तो जैसे मैंने ये बंदूक का एग्जांपल बताया, ये बंदूक है, जैसे मूवीज में बताते वैसे नहीं होता बेटा, मूवीज के जैसा नहीं चलते। अगर आप लोगों ने देखा होगा जो सोल्जर्स के अगर नेट जियो पे अगर कभी बता रहे होंगे, या मूवीज में भी देखना बहुत सारे इसमें बताते वो लोग कि जब वो फायर करते ना तो यहाँ पे शोल्डर प्रॉपर रहता अटैच, और यहाँ पे उनका वो व्यू फाइंडर या बोलो निशाना लेने के लिए वो यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है, तो उसमें से देखते वो लोग, ठीक है। तो हम लोग जैसे बचपन में चलाते थे, आपके सामने निशाना लेके ऐसे चला रहे, तो ये इतने जोर से मुंह पे लगेगा कि मुंह फूट गया। समझ में आ रहा? तो रिकॉइल करेगी गन, तो यहाँ पे शोल्डर पे प्रॉपरली लगाओ और अच्छे से गन लेके फायर करना पड़ेगा। अगर शोल्डर प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया है तो रिकॉइल, ये वाली रिकॉइल वेलोसिटी रहेगी, इतना जोर से झटका मारेंगे वो कि आपके शोल्डर को डिसलोकेट भी कर सकते। इसलिए शोल्डर प्रॉपरली अरेंज करना है। छोटी गन से निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल रहता, क्यों पता था? क्योंकि उसका मास कम है, ठीक है। अब
हाथ अगर ऐसा रखेंगे ना तो थोड़ा झटका लगेगा, थोड़ा सा भी एंगल चेंज हुआ गन का, देखो ये है गन, समझो अभी हम निशाना सीधा लगाए, पर यहाँ पे थोड़ा सा भी एंगल चेंज हुआ तो जितना आगे जाएगा उतना देखो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। हमने निशाना इस इंसान पे लगाया था पर बुलेट उसके बहुत ऊपर से चली जाएगी, दिख रहा ना, यहाँ लगेगा कि यार इतना से तो एंगल चेंज हुआ है, पर आगे जाके देखेंगे तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, यानी गैप बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो छोटी गन से जब निशाना लगाते हैं ना तो आप लोग देखना ऐसे नहीं लगा सकते एक ही हाथ से, वो जो पिस्टल आती है जो छर्रे वाली जो निशाना लगाते हैं वो अलग, तो वो लोग क्या करते हैं एक हाथ ये इसका सपोर्ट, ताकि वो जर्क नहीं लगे, थोड़ा सा भी अगर जर्क लगा हाथ को तो रिकॉइल की आदत करनी पड़ती गन चलाते समय। बड़ी गन से निशाना लगाना थोड़ा सा इजी हो जाता, मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, पर रिकॉइल उतना जोर से होगा, ध्यान रखना। तो उसका एग्जांपल बताया मैंने, तो ये मिटा रहे हैं और भी एग्जांपल बताएंगे। तो इसको मोमेंटम लिखेंगे समझो हम लोग P1 और इसको लिखेंगे P2, तो उधर आके प्लस हो जाएगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। तो बुलेट फायर करने के पहले, बुलेट जब गन के अंदर थी तो मोमेंटम कितना था 0, बुलेट भी रेस्ट में गन भी रेस्ट में। फायर करने के बाद में भी आंसर क्या आया देखो 0, यानी ये इधर दोनों अपोजिट में, तो फिर से आंसर क्या हो गया 0। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, हम बुलेट फायर करके इसको कोई फ्लिक नहीं कर रहे कि जा तो थोड़ा और स्पीड से जा, नहीं, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। स्टेटमेंट सुनना, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, comma then linear momentum is conserved। linear momentum is conserved, ये है कंजर्व। तो फायर करने के पहले मोमेंटम 0 था, फायर करने के बाद में भी मोमेंटम 0 है, मतलब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम सेम है। याद रखो बुलेट का मास कम है इसीलिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, गन का मास ज्यादा है इसीलिए इसकी वेलोसिटी कम है, बट लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक और एग्जांपल बता रहे हैं, तो याद रखना, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ये मतलब आप लोगों ने अगर चलाई होंगी, अगर आप एनसीसी में होंगे तो आप लोगों को पता है, शोल्डर अगर प्रॉपर्ली नहीं लगाया तो कंधा डिसलोकेट भी हो सकता, ठीक है। तो बुलेट सामने, गन पीछे। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को, जैसे अगर आप देखे होंगे साइंस ऑफ स्टूपिड देखते होंगे नेशनल जियोग्राफिक पे, तो उसमें बहुत सारे कभी कभी बताते हैं जैसे कि गन को ऐसे फायर किया तो उसने प्रॉपर्ली होल्ड नहीं किया था, तो वो बुलेट गई सामने पर गन पीछे आई झटका मार के, या ऐसे पकड़े थे तो ऐसे सर पे आके लग गई, झटका लगेगा ना, यानी एंगल चेंज होगा तो हाथ ऐसे, या फिर ऐसे फायर किया तो गन हाथ से छूट के पीछे चली गई। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, देखने। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum। if no external force is acting on the body then linear momentum is conserved। फायर होने के पहले linear momentum 0, फायर होने के बाद में भी linear momentum 0। इसका linear momentum ये डायरेक्शन में, इसका linear momentum ये डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट। तो जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, बट linear momentum is conserved, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे भी आंसर P1 प्लस P2 कितना आया। एक और एग्जांपल बताता हूं, फिर देखिए। तो याद रखना, गन को हम लोग ऐसे नहीं चला सकते जैसे हम लोग बचपन में प्लास्टिक की गन चलाते थे, ऐसा रख के, या बहुत जोर से, इतनी जोर से आगे लगेगा कि फेस डैमेज हो जाएगा, कोई हड्डी भी टूट सकती, नाक की या खराब हो सकती, जितने जोर से लगे, बहुत जोर से लगेगा, यानी दुश्मन मरे या नहीं मरे अपन गए काम से। तो ये देखना ना, तो बुलेट का मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, एक वैल्यू कम है तो दूसरी वैल्यू ज्यादा है। मान लो ये 2 है तो और ये 10 है, तो प्रोडक्ट कितना हो रहा है 20। ये अगर 5 है समझो, ठीक है, ये 5 ले लेते तो वेलोसिटी कितनी होगी 4, इसका भी प्रोडक्ट कितना आएगा 20, ठीक है। ये मास कम था, वेलोसिटी ज्यादा थी, प्रोडक्ट कितना था, यहां मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम हो गई, प्रोडक्ट सेम उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट सेम, बट एक पॉजिटिव लेंगे तो एक नेगेटिव लेंगे, एडमिशन फिर से 0। तो इसके बाद मैं वीडियो डाल रहा पहले, तो वो आप लोगों ने देख लो।
फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो गन की वीडियो है, देखना उन लोगों ने कैसे होल्ड किया गन को। कोई ऐसे होल्ड कर रहा तो उसके मुंह पे आके लगेगी, कोई ऐसे रैंडम होल्ड कर रहा तो पीछे चली जाएंगी। एक्चुअल है कि शोल्डर का प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए या किसी चीज पे रख के वो बड़ी गन चला, ठीक है। तो बुलेट जाएंगे सामने और गन आएगी पीछे, झटका मारेंगे। तो पहले ये देख लो आप लोग, एक वीडियो डाल रहा, इसके साथ ही अटैच कर रहे, इसके साथ ही दे रहे, फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा दो एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मैंने डाले हैं कि गन फायर करते समय कैसी चोट लगी या कैसा फेल हुआ। तो याद रखना, बुलेट सामने जाएगी, गन पीछे। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम ये डिटेल में लेंगे, पर लेंगे हम जब मैं आप लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान दो, एक और एग्जांपल बता देता। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, फिर हम लेंगे इसी पर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो गन का वो डाला है, आप लोगों को एक आईडिया आई हुई होगी, ठीक है। तो अब देखो, सपोज बॉम्ब है, ये बॉम्ब है, हाँ। तो बॉम्ब जब ब्लास्ट होगा, जैसे आप लोगों ने सुतली बॉम्ब फोड़े होंगे या लक्ष्मी बॉम्ब फोड़े होंगे, वैसे टाइप में भी बॉम्ब बोल सकते हैं। पर ये बॉम्ब ब्लास्ट अगर हो रहा समझो, तो ये 4 पार्टिकल हम लोगों ने बनाए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर, सब तरफ वो पार्टिकल स्प्रेड होने वाले हैं। तो इसका मोमेंटम आएगा m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2, इसका मोमेंटम m3 v3, इसका मोमेंटम m4 v4, ठीक है। सभी पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में उड़ के जाएंगे। आप लोगों ने शायद बचपन में किया नहीं हो, दिवाली के टाइम हम लोग करते थे, जो हमारा सुतली बॉम्ब रहता था उसको हम रेती में दबा देते थे और उसको आग लगा के भाग जाते थे। सब लोग छुप जाते थे क्योंकि रेती के छोटे छोटे दाने हैं। अब मास कम है, तो जब वो सुतली बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो रेती के दाने बहुत ज्यादा जोर से उड़ेंगे, क्योंकि उनका मास कम है तो उनकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। वही मैंने अभी तुम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में समझाया। अगर वहीं खड़े रहेंगे और वो रेती के दाने उड़े तो इतने जोर से लगेंगे कि वहां पे निशान हो जाएगा और आंख वाँख में भी लग सकती। तो ऐसा घर पे ट्राई नहीं करना, बचपन में हम लोग करते थे ऐसा, ठीक। तो सब बॉयज करते थे, लगा के पता था लगने वाले है, इसलिए वो सुतली बॉम्ब रेती में दबा के उसको आग लगा देते थे और भाग जाते थे। तो रेती बहुत उड़ती थी सब तरफ। तो याद रखना, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा रहेगा जिस टुकड़े का, उसकी वेलोसिटी कम, ठीक है। तो इसका लीनियर मोमेंटम p1, इसका लीनियर मोमेंटम p2, इसका लीनियर मोमेंटम p3 और इसका मोमेंटम p4। फिर से सबकी एडिशन 0। तो बॉम्ब ब्लास्ट होने के पहले कोई मूव नहीं हो रहा था, लीनियर मोमेंटम 0 था। ब्लास्ट होने के बाद में भी लीनियर मोमेंटम टोटल क्या रहेगा, 0। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। हमने अपने कन्वीनियंस के लिए 4 पार्टिकल बनाए, पर जितने भी पार्टिकल में वो डिवाइड होगा, याद रखना जिसका मास ज्यादा रहेगा पार्टिकल का वो बॉम्ब ब्लास्ट से थोड़ी दूर तक ही जाके गिरेगा, और जिसका मास कम रहेगा वो ज्यादा दूर जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी। तुम लोगों को शायद याद नहीं है, पूना वगैरह में बीच में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, काफी टाइम हो चुका है उसको। तो ये एग्जांपल देना नहीं चाहिए, पर उन्होंने ऐसे ही किया था। बीच में रखा था एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव है, ये एक्सप्लोजिव का रॉड है टिफिन में, और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे छोटे छोटे नेल्स या छर्रे या लोहे के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब ये ब्लास्ट हुआ, अब ये छोटे छोटे टुकड़े होने की वजह से ये इतनी ज्यादा स्पीड से गए, मास कम था, वेलोसिटी ज्यादा थी, कि वहां पे जो खड़े थे कार वगैरह उनमें तक उन्होंने होल कर दिए थे। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। बीच में ऐसे भी 1-2 जगह पुणे में हुए थे, बहुत काफी पुरानी बात है, तुम लोगों को याद भी नहीं होगा, तो बहुत छोटे होंगे।
तो उन्होंने क्या किया था, बीच में एक्सप्लोजिव और आजू बाजू में छोटे छोटे छर्रे या छोटे छोटे लोहे के टुकड़े ऐसे भर दिए थे उसमें। तो जो ब्लास्ट हुआ उससे वो छोटे पार्टिकल जिनकी मास कम था तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि बाजू में जो खड़े कार वगैरह थे उनके अंदर तक वो छर्रे पेनिट्रेट कर गए थे। तो ये भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, अगर आप बलून फुलाए और बलून फुला के छोड़ दे, ठीक है, तो हवा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व, एयर आ रही लीनियर मोमेंटम P1 और बलून सामने जा रहा लीनियर मोमेंटम P2। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 0, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। एक बार हम फुला के छोड़ देंगे, फिर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने वाले, बॉम्ब में भी कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके बाद हम नहीं लगाएंगे। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम पहले और मोमेंटम बाद में सेम 0 0। कि ये क्यों 0, क्योंकि इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट 0 और पहले भी 0, यहां पे भी नेट रिजल्टेंट फाइनल 0। या आप रॉकेट का एग्जांपल देखेंगे, हॉट गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है मास इनटू वेलोसिटी, और रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है मास इनटू वेलोसिटी। फिर से ये मोमेंटम m1 v1 और ये m2 v2, ये क्या रहेंगे, कंजर्व। ठीक है, तो ये याद रखना, if no external force is acting on the body then linear momentum is conserved। linear momentum is conserved। अब मैं एंगुलर मोमेंटम का सिखाऊंगा आप लोगों को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम के कुछ एग्जांपल बताया है, गन और बॉम्ब का एग्जांपल याद रखो, रॉकेट का एग्जांपल याद रखो। कोलिजन के टाइम भी होता, पर हम कोलिजन का भी नहीं ले रहे, कोलिजन का हम लेंगे बाद में। तो कोलिजन भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो अभी ये नहीं हुआ है इसलिए मैंने एक बार शॉर्ट में आप लोगों को समझा दिया। बाकी एग्जांपल हम लोग और लेंगे, जब क्लास में आएंगे तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक है, ये होता हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थोड़ा सा बचा है, तो एग्जांपल्स देखना सब ध्यान से। ये देखो, सो हमारा इक्वेशन था F इज इक्वल्स टू dP अपॉन dt। जस्ट रफ आइडिया बता, सो dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू हम लिख रहे 0, क्योंकि हमने बोला है एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, यानी फोर्स कितना है 0, तो फोर्स 0। अब ध्यान रखो, किसी का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब जो P है वो है कांस्टेंट। याद होगा आप लोगों को, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता। तो अगर p का डेरिवेटिव 0 है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है मतलब m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। से वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी माइनस साइन आएगी, वो नहीं डालेंगे। तो सेम ऐसी स्टेप कुछ हम फॉलो करने वाले एंगुलर मोमेंटम। ये देख लो, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ अब हम लेंगे, देखो आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, जैसे अभी बताया था वैसे हम यहां लेंगे, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, टॉर्क की वैल्यू 0, जैसे हम वहां बोल रहे थे F की वैल्यू 0, अभी बताया मैंने आप लोगों को, F की वैल्यू 0 है, लीनियर मोमेंटम में बताया, तो लीनियर मोमेंटम हमने क्या लिखा था, कांस्टेंट। तो वो 2-3 स्टेप में बताया था, ये थोड़ा सा लेंथी करेंगे हम लोग, 2 मार्क के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट करो और प्रूफ करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके एग्जांपल में बाद में समझाऊंगा, पर पहले ये इक्वेशन ला लेते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम ने हमने फोर्स 0 लिखा था और लीनियर मोमेंटम क्या आया था, कांस्टेंट, वैसे यहां करेंगे। तो हम क्या लेने वाले हैं, यहां से हमारा स्टेटमेंट है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी टॉर्क की वैल्यू 0 है, देन
एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी L की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। जैसे हमने लीनियर मोमेंटम में लिखा था कि फोर्स की वैल्यू 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, यानी लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, इसको प्रूफ करना है, ध्यान। तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर से सुना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं हम लोग, ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में आया हुआ भी है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड प्रूव इट, प्रूफ भी करना है उसको। एग्जांपल्स बाद में बताऊंगा, जैसे लीनियर मोमेंटम के एग्जांपल बताए तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम की भी एग्जांपल लेंगे हम लोग। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, यानी टॉर्क की वैल्यू हम 0 है, हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाने वाले, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। कंजर्व मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सुनो, प्रूफ पहले ले लेते, फिर उसके एग्जांपल समझाऊंगा। फिर से देखो, लीनियर मोमेंटम में अभी बताया था F इज 0 लिया तो P की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। P मतलब हमने लिखा था m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, जिसका मास ज्यादा वेलोसिटी कम, मास कम वेलोसिटी ज्यादा, ऐसा। तो अब हम शुरुआत करेंगे, लेंगे हम टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, L इज इक्वल्स टू क्या बताएंगे, कांस्टेंट, यानी आएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो वो एग्जांपल में फिर जैसे लीनियर में समझाया था वैसे समझाऊंगा। पहले अभी ये देख लो एक बार, इसको निकाल ध्यान दो, लगा प्रूफ ले रहे, देख लो। स्टेटमेंट पहले देख लेना, तो हम ये वाला इक्वेशन लेंगे जो हमने डिराइव किया है, बताया था पहले। L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, वेक्टर फॉर्म में R क्रॉस P लिखना, P क्रॉस R मत करना। हाँ, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो इधर आएगा हमारा BL अपॉन DT इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट वैसे ही रखेंगे R, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dP अपॉन dt, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आगे पीछे नहीं करना, बीच में प्लस की साइन। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dr अपॉन dt क्रॉस, ये p वैसे रखेंगे। प्रोडक्ट रूल याद है ना, u इंटू v, तो पहले u फिक्स रखा है तो dv अपॉन dt लिखेंगे, प्लस फिर डेरिवेटिव ऑफ u लिखा है du अपॉन dt, तो v कांस्टेंट रखेंगे। तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाया ना। लीनियर मोमेंटम का हमने शॉर्ट में कर लिया था, एंगुलर मोमेंटम का स्टेप वाइज ले ध्यान। तो एंगुलर मोमेंटम का ये वेक्टर फॉर्म है, ये बताया अभी हाँ मैंने तुम लोगों को। एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से लाया था, टॉर्क पर से। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पर से मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वेक्टर फॉर्म बताया था, ठीक है। तो ये देखिए समझ आए, तो अब ध्यान दो, एक स्टेप वाइज है यहाँ पे। BL अपॉन BT इज इक्वल्स टू, ये R वैसे रखेंगे, dP अपॉन dt यानी लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी ये फोर्स का है न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस फोर्स, प्लस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, ठीक है। और ये लीनियर मोमेंटम की जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, लिख रहे, देखना, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो ये स्टेप ध्यान रखो, रुक जाते एक मिनट, देख लो पहले ध्यान से क्या कर रहे हैं। R क्रॉस P वेक्टर फॉर्म लिखा है, इसलिए एरो दिए, वेक्टर ध्यान रखो। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले इसको कांस्टेंट रखा है, इसका डेरिवेटिव लिया है, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव लिया है, इसको कांस्टेंट रखा है। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू dP अपॉन dt, ये आ गया। ये P है, इसको हम ये dr अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिखा है, और ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब आगे देखो, एक बार ये लिख के देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के एग्जाम में आया हुआ है। सो dl अपॉन dt वैसे रखेंगे, इज इक्वल्स टू, ये r क्रॉस f वैसे रखेंगे,
इज इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू प्लस m तो स्केलर क्वांटिटी है, सामने लिख लेते, ब्रैकेट में बचेगा v क्रॉस v, v क्रॉस v। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट में लिया था a क्रॉस a मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा a इंटू a साइन थीटा। a और a दोनों वेक्टर सेम है तो एंगल आएगा 0, साइन 0 इज 0, तो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट सेम के साथ 0 मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हटा a क्रॉस a यानी मैग्नीट्यूड लिया है, मॉड में कर दिया a इंटू a साइन थीटा। अब a और ये a यानी ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर वही है a, साइन 0 इज 0, क्रॉस प्रोडक्ट में बताया है ये, तो ये हटा रहे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो BL ये dt इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये हो गया टॉर्क, और ये आंसर है v क्रॉस v 0। अब हमने टॉर्क की भी वैल्यू क्या कंसीडर किया स्टेटमेंट में 0, तो यहां 0 डाल दो, तो dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू टॉर्क आया था, ठीक है। ये कहां से लाया अपने, जैसे हमने फोर्स का लिखा था, फोर्स इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, वैसे ही आ गया देखो dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू टॉर्क, टॉर्क आ गया इसकी जगह, p की जगह आ गया l। तो ये स्टेप वाइज है इसीलिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, पर वही है। तो टॉर्क की वैल्यू हम लोग डाल देंगे 0। किसी का डेरिवेटिव 0 कब आता, जब वो कांस्टेंट होगा, तो l इज कांस्टेंट, ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो तो हमने शुरुआत किया कि भाई टॉर्क अगर 0 है तो हम प्रूफ करने वाले हैं l इज कांस्टेंट, तो हमने यहाँ टॉर्क की वैल्यू 0 डाला तो l की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। या आप लोग इसके सामने ऐसा भी लिख सकते हैं, I ओमेगा इज कांस्टेंट, जैसे mv कांस्टेंट था वैसे I ओमेगा कांस्टेंट है। अब एग्जांपल समझाऊंगा उसमें ध्यान में आएगा। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को पहले बताया है, पर ये हमने स्टेप वाइज लाया है पूरा, और फिर टॉर्क की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये कांस्टेंट, किसी भी टर्म का डेरिवेटिव 0 कब रहेगा, dl अपॉन dt का आंसर 0 कब रहेगा, तो यही डाल देते हैं ना, टॉर्क की वैल्यू 0। तो किसी भी टर्म का डेरिवेटिव 0 कब रहता है, जब वो टर्म कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। तो हमने टॉर्क 0 लिया और l की वैल्यू कांस्टेंट प्रूफ किया है स्टेटमेंट के हिसाब से। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसमें आइडिया क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, वो ध्यान से देख लो पहले, उसमें आइडिया थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे, वो जो बॉडी रोटेट हो रही, एक बार टॉर्क लगा दिए, रोटेट कर दिए, अब हम उसके बाद उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का जैसे लीनियर मोमेंटम में प्रोडक्ट सेम था, वैसे यहाँ आई ओमेगा, वहां mv का प्रोडक्ट सेम था, यहाँ आई ओमेगा का प्रोडक्ट सेम है, वो समझ लो। नोट्स में टेक्स्ट बुक में 2 एग्जांपल है, मैं 1-2 एग्जांपल बता रहा हूं और ध्यान से सुन लो। इसके बाद हमारा सिर्फ रोलिंग बॉडी रह जाएंगे, रोलिंग बॉडी को भी रखे चैप्टर खत्म। 2 चैप्टर मिला के एक चैप्टर है बेटे, पुराने सिलेबस में ये दोनों चैप्टर अलग थे, सर्कुलर मोशन अलग था, रोटेशनल मोशन अलग था। अब इन्होंने रोटेशनल डायनामिक्स करके दोनों को एक में डाल दिया है, और सर्कुलर मोशन 11th में था तो वही 12th में वापस फॉर्मूले है। इससे कितना फर्क है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह का डेरिवेशन नहीं है, कोनिकल पेंडुलम का तो है, तो थोड़ा कम किया है, पर दोनों चैप्टर कंबाइन कर दिए। दिखने में 16 चैप्टर है 12th में हमारे, पर एक्चुअल में वो 20 ही है, सब बहुत सारे चैप्टर उसने कंबाइन कर दिए एक साथ। अब एग्जांपल क्या है, सपोज एक टर्न टेबल है, टर्न टेबल मतलब मोटर से चलने वाला एक टेबल है जो मोटर से अपने आप गोल घूमेगा। तो एक बार हमने बटन ऑन कर दिया तो वो अपनी जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से घूमेगा, कोई उसको धक्का नहीं मारने वाला कि भाई जोर से घुमाओ करके। जैसे हम लोग बगीचे में जाते हैं, हमारे दोस्त वो राउंड घूमने वाले झूले पे खड़े, फिर हम धक्का मारते उसको और कभी कभी जोर से धक्का मार देते, तो हम
जोर से धक्का या कम धक्का या कुछ भी नहीं करने वाले, हमने एक बार इसको टर्न टेबल, इसको क्या बोलेंगे, टर्न टेबल। टर्न टेबल मोटर से चलेगा, हमने उसको ऑन कर दिया, मोटर जितना टॉर्क लगा रहे उतना ही लगेगा, एक्सटर्नल टॉर्क अब हम नहीं लगाने वाले। अब इसमें एक इंसान खड़ा है, उसके हाथ में दो वेट है, डंबल से समझो, जैसे हम लोग जिम में यूज करते हैं, तो हैवी है दोनों। पहली केस में आउटस्ट्रेच है, अब टर्न टेबल रोटेट हो रहा, तो ये जो इंसान है वो भी क्या होगा, रोटेट होगा, ये फर्स्ट केस। फिर वो क्या करेगा, टर्न टेबल अपने मोटर से वैसे ही रोटेट हो रहा, वही टर्न टेबल है, वही इंसान है, सिर्फ वो क्या करेगा, अपने हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हाथ आउटस्ट्रेच है, गोल घूमना चालू, हाँ गोल घूमना चालू है, टर्न टेबल गोल घूम रहा, और हमने घूमते घूमते हाथ को फोल्ड कर लिया। यानी ध्यान से सुनना, पहले जो मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मेरे हाथ में डंबल है समझो हेवी 10-10 kg के दो, वो पहले मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। मास तो उतना ही है, पहली केस में जितना मास है इंसान और डंबल का, सेकंड केस में भी उतना ही है, पर पहली केस में मास देखो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाद में हमने मास को क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ध्यान देना क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर यहाँ I1 है और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I2 ले, चेंज हुआ है, पहले मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ही। तो पहले ही पता है मास जितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अभी हमने देखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1, फर्स्ट वाली केस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, सेकेंड वाली केस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, ये I2 ओमेगा 2, ये क्या रहेगा, सेम। अभी बोला था n इज कांस्टेंट, यानी क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1, जैसे हमने लीनियर मोमेंटम में लिखा था I2 ओमेगा 2, तो ये सेम रहेगा। अब ध्यान दो, अगर मैं लिखूं यहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कम करेंगे, और ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा। तो प्रोडक्ट में देखो, ये वैल्यू यहाँ ज्यादा है तो ये वैल्यू कम है। सेकेंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो गई तो स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा हो जाएगी, विजिबल इफेक्ट है, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में इंसान ने हाथ आउटस्ट्रेच करके रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम रहेगी, प्रोडक्ट आया समझो 20। सेकेंड केस में उसने हाथ फोल्ड कर लिए, मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक्सिस के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो अपने आप एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वही मोटर रोटेट कर रही, पर पहले स्पीड कम थी, अब स्पीड ज्यादा मिलेगी, विजिबल इफेक्ट है। मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, पर मेरे पास टर्न टेबल नहीं है, तो मैं टर्निंग चेयर पे करके दिखाऊंगा। काय पे करके दिखाऊंगा, टर्निंग चेयर। आती है चेयर्स जो जिसपे आप गोल घूम सकते बैठ के, तो मैं क्या करूंगा, पहले पैर से 1-2 बार पुश कर लूंगा, फिर मैं देखना पैर ऊपर कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास डंबल्स तो है नहीं, तो मैं बुक्स लूंगा, ठीक है। तो पहले बुक्स मैं ऐसे रखूंगा मेरे हाथ में, अब विजिबल इफेक्ट है, नोट डाउन करना उसमें। फिर मैं 1-2 बार चेयर को पुश करूंगा, फिर मेरे पैर ऊपर कर लूंगा, मैं ग्राउंड को टच नहीं करूंगा, यानी अब मैं एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाने वाला। तो एक बार तो मेरे को घुमाना पड़ेगा, यहाँ तो टर्न टेबल है, मोटर रोटेट करेंगे उसको कंटिन्यू, पर अपने पास वो नहीं है, तो मैं रोलिंग चेयर है मेरे पास जो गोल घूम सकती, उस पर बैठ के करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो मैं 1-2 बार चेयर को पुश करूंगा, और जब एक पर्टिकुलर अच्छी स्पीड मिल जाएगी मेरे को, तो मैं पैर ऊपर कर लूंगा, यानी अब मैं पुश करने वाला नहीं हूं। तो वो बुक्स मैं पहले यहां रखूंगा, यानी मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी, ये वाली केस आएंगी पहले। फिर मैं हाथ आउटस्ट्रेच करूंगा, तो वो बुक्स मैंने आउटस्ट्रेच कर दिए, मतलब मास मैंने दूर कर दिए, तो देखना मेरी स्पीड कम हो जाएगी। फिर मैं जैसे ही बुक्स वापस पास में लाऊंगा, तो मेरी स्पीड वापस से बढ़ जाएगी। तो ये मैं पहले दिखा था, फिर मैं आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल समझाता, ठीक है। ये देख लो पहले, फिर मैं आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल समझाता। विजिबल इफेक्ट है, छोटा सा वीडियो इसके कंटिन्यूएशन में अटैच कर रहा, मैं ध्यान रखना मेरा ही है, पर ध्यान रखो मैं चेयर पे पहले तो पैर से रोटेट करूंगा, एक बार मेरी स्पीड सफिशिएंट हो गई तो मैं पैर ऊपर कर लूंगा, वहां मेरी स्पीड देखो कैसी है। फिर मैं बुक्स आउटस्ट्रेच करूंगा, बुक्स है मेरे पास, नेट तो है नहीं अपने पास, तो मैं बुक्स रखूंगा, बुक्स आउटस्ट्रेच करूंगा, ठीक है। बुक्स आउटस्ट्रेच करने के बाद मेरी स्पीड देखना, डेफिनेटली आपको लगेगा कि नहीं स्पीड कम हो गई सर की।
फिर मैं हाथ वापस से एक बार फोल्ड करूंगा, तब आपने देखना कि स्पीड वापस से बढ़ जाएगी रोटेशन की, और मैं तब पैर जमीन पे पुश करने वाला नहीं हूं। स्टार्टिंग में एक बार रोटेशन के लिए करूंगा, एक बार रोटेट होना शुरू हो गया तो फिर मैं पैर ऊपर कर लूंगा, यानी एक्सटर्नल टॉर्क खत्म। अब सिर्फ जो मेरे हाथ में बुक्स है पहले मैं ऐसे रखूंगा, यानी ये वाली केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, वेलोसिटी ज्यादा। फिर मैं आर्म्स आउटस्ट्रेच करूंगा बुक्स के साथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कम। विजिबल इफेक्ट है, देखो, ठीक है। तो एक बार वो मैं करके दिखाता, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। विजिबल इफेक्ट है, नोट करना वो वीडियो में। तो देखा आप लोगों ने, मैंने वो चेयर करके बताया आप लोगों को। तो जब मैंने बुक्स आउटस्ट्रेच रखे थे ये वाली केस में, तो मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने, तो देखो स्पीड डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्पीड थोड़ी कम हो गई। फिर जैसे ही मैंने बाजू में रखा, सामने लाके रखा बुक्स को, तो देखो स्पीड ऑफ रोटेशन अपने आप क्या हो गई, इंक्रीज। सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने पैर से सर्कल शुरू करने के लिए पुश किया, बाद में मैंने पैर ऊपर कर लिए थे, यानी मैं टॉर्क एक्सटर्नल नहीं लगा रहा। अब ध्यान रखो, जब मैंने आर्म्स आउटस्ट्रेच किए मेरी स्पीड कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, इसलिए स्पीड कम। जब मैं बुक्स पास में लेके आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो स्पीड अपने आप ज्यादा हो गई। ठीक है, ये करके बताया मैंने। टर्न टेबल नहीं था अपने पास, तो मैंने चेयर पे करके बताया। दूसरा एग्जांपल देखो, तो ये है जैसे लीनियर मोमेंटम में mv कांस्टेंट था, वैसे यहाँ I ओमेगा कांस्टेंट है फर्स्ट केस और सेकंड केस। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टर्न टेबल का एग्जांपल है, वो चेयर का मैंने करके बताया आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे विजिबल इफेक्ट है, विजिबल है, क्लियर दिख रहा आप लोगों को। देखना कि जब बुक्स आउटस्ट्रेच थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही आप बुक्स को फोल्ड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बुक को फोल्ड करेंगे मतलब बुक को पास में लाएंगे एक्सिस के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बुक्स को जैसे आउटस्ट्रेच करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। विजिबल इफेक्ट है, देखना क्लास में, तो फिर क्लास में करके दिखाते हैं, ठीक है, वीडियो में बताते हैं। बैलेट डांसर, अगर आप लोगों ने सुना होगा, आइस पे जो डांस करते हैं, ठीक है, वो लोग देखना कैसे करते हैं। एक पैर पे स्केट कर रहे हैं, ठीक है, एक पैर ऐसा आउटस्ट्रेच कर दिया और दोनों हाथ आउटस्ट्रेच रहते हैं उनके। आप लोगों ने देखा होगा आइस स्केटिंग, बैलेट डांस बोलते हैं उसको, या आइस स्केटिंग पे ऐसे स्पीड से आते वो लोग, और एक पैर ऐसा टिकाते, सामने का समझो बोलेंगे, सामने का पैर ऐसा स्केट रहता है, उसमें पॉइंट देखो पता, ये उनका शूज है, तो वहां पे एक पॉइंट निकला हुआ रहता है जो आइस मेटल का, उस पे टिका देते हैं, ठीक है, और उनका रोटेशन शुरू इस एक्सिस के राउंड। ये मैं करके नहीं दिखा सकता, ये मैंने करके दिखाया है, तो ये आप लोग नेट पे अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। बैलेट डांस करके डालना। तो फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, वो दोनों हाथ उनके आउटस्ट्रेच है और लेग आउटस्ट्रेच है, एक पैर जमीन पे है और गोल घूम रहे वो लोग, तो स्पीड से आएंगे दूर से और गोल घूमना शुरू कर देंगे। अब उनको कोई धक्का नहीं मार रहा, कोई पुश नहीं कर रहा, नहीं तो लात मार के पुश कर रहे हैं उनको, नहीं, कोई धक्का नहीं मार रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब वो क्या करते हैं, रोटेट होते होते एकदम से, ये तो एक पैर टिका के रखना है, लिम्स यानी पैर और हाथ एकदम से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, यानी पहले घूम रहे हैं ऐसे स्केट्स पे, और घूमते 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 क्या करते हैं वो लोग, हाथ भी फोल्ड कर लेते और जो पैर आउटस्ट्रेच करके रखा था वो भी फोल्ड कर लेते। अब ये डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है, तो ये पैर भी फोल्ड कर लिया उन लोगों ने, एक पैर टिका हुआ है, एक पैर फोल्ड कर लिया, और ये हाथ भी पास में लेके आ गया ऐसे, तो हाथ जो आउटस्ट्रेच थे उनको वो ऐसे कर लेंगे। तो अब यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनकी बॉडी का है I1, ये है I2, तो डेफिनेटली सेकेंड केस में मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये डायग्राम मेरी खराब है, तो इसके जैसे ये समझो, पहली केस में उन्होंने हाथ और एक पैर ये ऐसे आउटस्ट्रेच करके रखते वो लोग, ठीक है, और एक पैर पे गोल घूम रहे वो लोग। घूमते घूमते क्या करेंगे, हाथ को फोल्ड कर लेंगे और पैर को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, आउटस्ट्रेच था तो ऐसे फोल्ड कर लिया उन लोगों ने, ठीक है, यानी पहले समझो वो पैर ऐसे था स्ट्रेच, तो यहां एंकल से मोड़ के उसको ऐसे कर लिया, ठीक है, तो हाथ भी फोल्ड कर लिए
और पैर भी फोल्ड कर लिए, तो जो मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था वो क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये नेट पे आप जरूर देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो रोटेशन की स्पीड कम थी, जैसे उन्होंने हाथ और पैर फोल्ड किए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये भी विजिबल इफेक्ट है, ये मैं करके नहीं दिखा सकता, ये मैंने चेयर वाला एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाई है, उसमें विजिबल नोटिस किया ही है आप लोगों ने, विजिबल है वहां पे देख लो। ये आप लोग वीडियो सर्च करना बैले डांस का आइस स्केटिंग वाला, तो वो आप लोगों को वहां देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, स्केट करते करते आते स्पीड से और एकदम से रोटेट करना शुरू करते हैं। तो इनिशियली रोटेट करते समय वो हाथ अपने आउटस्ट्रेच रखते और पैर एक आउटस्ट्रेच रखते और एक पैर पे वो गोल घूमते हैं। ऐसा घूमते घूमते क्या करते, वो लोग हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेते बॉडी के नजदीक, पहले आउटस्ट्रेच थे अब बॉडी के नजदीक कर लिया उन्होंने, और पैर भी थोड़ा सा फोल्ड करके बॉडी के नजदीक कर लेते, उसी एक पैर पे घूम रहे अभी भी। तो होता क्या, पहली वाली केस में मास उनके बॉडी का वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे ही वो बॉडी फोल्ड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, तो क्लियर दिखता कि पहले स्लो रोटेट हो रहे थे और एकदम से स्पीड बढ़ जाती, और फिर वो वापस हाथ आउटस्ट्रेच करेंगे तो देखना स्पीड वापस से कम। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो यहां पे भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क बाद में नहीं लगा रहा, एक बार उन्होंने रोटेट होना शुरू कर दिया, अब वो पैर से वापस धक्का नहीं मारने वाले, उसी में वो इफेक्ट दिखाएंगे कि नीचे भी बैठते वो लोग, एक पैर रख के एक पैर ऐसे थोड़ा नीचे बैठते, फिर ऊपर उठते उठते हाथ फोल्ड करते, तो वो इफेक्ट अच्छा दिखता होगा कि हाथ फोल्ड कर रहे, खड़े होते होते एक पैर पे गोल घूम रहे, पैर आउटस्ट्रेच है, ठीक है, कैसे बताना, ठीक है। तो पहले नीचे बैठेंगे एक पैर पे और एक पैर ऐसा स्ट्रेच करके रखेंगे और धीरे ऊपर उठते उठते हाथ फोल्ड और पैर भी थोड़ा सा फोल्ड कर लेते, तो अपने आप उनकी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये वीडियो देखना, इसका तो मैंने बता ही दिया है, ये वीडियो आप लोगों ने देखना है बैले डांस का। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गई। फिर से क्या कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम, जैसे यहां था I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, एक की वैल्यू ज्यादा है तो दूसरे की वैल्यू कम है, यहां एक की वैल्यू कम हो गई तो दूसरे की वैल्यू ज्यादा हो गई, पर प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक और एग्जांपल कर दो, जो डाइविंग कंपटीशन रहती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा डाइविंग कंपटीशन, इसमें होती है ओलंपिक वगैरह में भी है, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा। ये है पानी नीचे, ये है डाइविंग बोर्ड, वो इंसान यहाँ पे क्या करता, 2-3 बार जंप करता और फिर हवा में आता, जैसे ही वो हवा में आता वो अपनी बॉडी को ऐसे फोल्ड कर लेता, जो उसका नोज है वो घुटनों को टच होता, देखना बॉडी ऐसे फोल्ड हो जाएगी। तो बॉडी फोल्ड करने से क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज, यानी फास्ट रोटेशन कंप्लीट हो गए, तो फटाफट 2-3 रोटेशन कंप्लीट हो जाते। फिर जब वो पानी में गिरने वाले रहते तो क्या करते, वो बॉडी को अपने वापस ओपन अप कर लेते, डाइव करना है ना, तो यहाँ पे तो उनके 2-3 रोटेशन फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, और जैसे ही उनको पानी में जाना है स्ट्रेट, उनके पॉइंट्स रहते हैं उस पे कि कितना स्ट्रेट गए, कैसे उन्होंने पानी को डिस्प्लेस किया नहीं किया, कितना स्मूथली अंदर गए। तो उनको जब अंदर जाना है तो वो बॉडी को वापस ओपन अप कर लेते, पहले फोल्ड किया था अब ओपन अप कर लिया, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा थी, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी कम और वो स्मूथली पानी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो डाइविंग कंपटीशन में ऐसे करते हैं, वो बोर्ड पे 1-2 बार ऐसे जंप करेंगे, थोड़ी उनको हाइट मिलते से ही वो एयर में जब जाएंगे, यहां से उनका जंप का ये ऐसा रहेगा, ठीक है, जैसे ही उन्होंने जंप किया वो बॉडी को फोल्ड कर लेते, यानी ये जो नोज है उनके घुटनों को टच होता, ऐसे बॉडी फोल्ड हो जाती उनकी, ये ऐसे शेप में, और अब फास्ट रोटेशन होंगे। क्यों फास्ट रोटेट होंगे, क्योंकि बॉडी क्लोज आ चुकी है, फोल्ड कर लिया उन्होंने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। डाइविंग जब खत्म करना है उनको तो बॉडी को वापस ओपन अप कर लेते, तो यहाँ फटाफट 2-3 चक्कर हो गए, यहां तक आते आते, और फिर बॉडी को ओपन अप किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी कम, तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, फिर से लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो ये भी एक एग्जांपल याद रख सकते हैं। तो डाइविंग का तो आप लोगों ने कंपटीशन देखा ही होगा, तो हाथ ऊपर, फिर ऐसे बोर्ड पे वो 2-3 बार जंप करते
और फिर पानी में डाइव करते हैं। तो डाइव करते से ऊपर जैसे जंप करके डाइव करने के लिए गिरेंगे तो बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं। बॉडी फोल्ड हो गई मतलब मास क्लोज आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। जब पानी में एंटर करने वाले हैं बॉडी को वापस ओपन अप कर लेते, स्ट्रेट कर लेते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी कम और पानी में स्ट्रेट चले गए। तो याद रखना मास जितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा, मास जितना क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम। ये पहले समझा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास तो सेम ही है, बंदे का यहां पे भी और यहां पे भी और यहां पे भी, इसका यहां पे भी और यहां पे भी मास सेम ही है, पर क्या चेंज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। एक और एग्जांपल बता दो, फिर ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम खत्म। ठीक है, और क्या बता रहा ग्रेविटेशन में हुआ है हमारा कि अर्थ या सभी प्लैनेट सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो उसका बता रहा ध्यान। तो उसमें लॉस थे, केपलर्स लॉस। पहला लॉ था एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। ठीक है, तो वो था, याद है? या ग्रेविटेशन एक बार टेक्स्ट बुक में 11th की देख लेना, लॉ केपलर्स लॉ, वो था। सेकंड था t square is directly proportional to r cube, square of the period is directly proportional to cube of its orbital radius। ठीक है, देख लेना केपलर्स लॉ। उसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं, और एक था वो एरियल वेलोसिटीज कांस्टेंट। तीन थे ना, एरियल वेलोसिटीज कांस्टेंट, द प्लैनेट रेडियस वेक्टर जॉइनिंग सन एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो तो उसमें हम चौथा ऐड कर रहे थे। तो ये है हमारा सन, ये प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, ये हमारा प्लैनेट या अर्थ ही लिखते हैं, प्लैनेट ही अर्थ। ठीक है, अब ध्यान दो, ये सन है, अभी मास क्या है दूर, और यहां पे जब आ जाएगा मास पास में, ये तब भी समझाएगा मैंने एरिया के लिए, पर अभी याद रखो when the planet is revolving around the sun, चौथा हम लिख सकते हैं कि angular momentum is conserved, जैसे हम अभी लिख रहे हैं angular momentum conserved। अब यहां देखो I1 ओमेगा 1, सन से प्लैनेट दूर है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम। यहां पे जब पहुंचेगा तो हम लिखेंगे I2 ओमेगा 2, सेम ना, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, एल की जगह I ओमेगा लिख सकते हैं आप, यहां लिख देता I ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है ना, अब यहां पास में आ गया सन के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। समझना क्या हो रहा है, जब वो यहां रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम, यानी वो धीरे धीरे रोटेट होगा ऐसे। पर जैसे ही वो यहां आएगा स्पीड बढ़ जाएगी, और फिर वापस दूर जाएगा स्पीड कम, फिर वापस आएगा स्पीड बढ़ जाएगी, फिर दूर जाएगा एंगुलर वेलोसिटी कम। पर हर रोटेशन में सेम प्रोसेस रिपीट हो रही, इसीलिए उतने ही डेज लगेंगे, 365 डेज। पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मैं स्पिन की बात नहीं कर रहा, 24 आवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं 365 सन के राउंड जो रोटेट हो रहा वो। तो देखो, इसको हमने नाम दिया था एपोगी, और इसको हमने नाम दिया था पेरिगी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस पेरिगी और फारदेस्ट डिस्टेंस एपोगी। तो एपोगी पे जब है तो तब देखो यहां पे ऐसे स्लो जाएगा, स्लो एरिया स्वेप जब करना तब समझाया था, स्लो जा रहा एकदम स्लो जा रहा प्लैनेट। अब जैसे यहां आएगा स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, देखो फास्ट हो गया यहां तक, फिर वापस धीरे धीरे स्पीड कम, और यहां एकदम स्लो, फिर स्लो है उसका मोशन अभी, फिर यहां आएगा फिर स्पीड बढ़ जाएगी, फिर यहां स्लो। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां मास वाइड है, दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी कम है। यहां क्लोज आ गया प्लैनेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। और ये प्रोसेस सेम रिपीट हो रही है, इसलिए हर बार 365 डेज लगेंगे। तो ये भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
इसके न्यूमेरिकल आएंगे अपने को बहुत सारे, हम लेंगे तब और कुछ एग्जांपल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम खत्म हो गया। तो के प्लस लॉ 3 थे, वहाँ एक ये भी चौथा भी डाल सकते हैं आप लोग। जब हम कॉम्पिटिटिव के लिए ग्रेविटेशन लिखेंगे तो तब आएंगे ये काम। पर जिन लोगों को अब सिर्फ बोर्ड की एग्जाम देने हैं उनके लिए ग्रेविटेशन जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो के प्लस लॉ 3 थे। पहला था एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। सेकेंड था radius vector joining sun and position of planets who have equal area in equal interval of time। उसमें ये था, उसमें बताया था कि यहाँ वो स्लो रहेगा, यहाँ फास्ट हो जाएगा, इसीलिए उतने टाइम में यहाँ एरिया कम कवर होगा और यहाँ एरिया ज्यादा होगा। तो अगर इसका एरिया और यहाँ पे जो स्ट्रिप का एरिया है वो सेम आएंगे, तो वो एरियल वेलोसिटी में मैंने सब समझाया है। तीसरा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और चौथा हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कि जब वो रिवॉल्व हो रहा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कैसे कंजर्व रहेगा वो समझा दिया। तो ये भी एक एग्जांपल याद रखना। तो कुछ एग्जांपल बताया मैंने, एक परफॉर्म भी करके बताया। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बचा है रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी हो गया तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में रोलिंग बॉडी कंटिन्यू करेंगे।